Okay. Very good afternoon to all of you. Very good afternoon to all of you. लास्ट क्लास में हम लोगों ने कवर किया था मल्टीडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज, एक बेसिक इंट्रोडक्शन था एनवायरमेंटल स्टडीज के लिए। स्टूडेंट्स की कल काफी क्वेरी आई थी रिगार्डिंग दोनों सेमेस्टर में ईवीएस है, कुछ को फर्स्ट में है, कुछ को सेकंड में है, कुछ को इंग्लिश ए भी कॉमन दिख रहा है। तो आप जब अपने स्टूडेंट लॉगिन एसयूएल की वेबसाइट पे करोगे स्टूडेंट लॉगिन, तो स्टूडेंट लॉगिन में डैशबोर्ड पे आपको अपने पूरे फर्स्ट ईयर के जो अपने सब्जेक्ट्स ऑप्ट किए हैं उनकी लिस्ट दिख जाएगी। उसमें जो स्टार्टिंग के 4 हैं से पार्ट 1 लिखा हुआ है फर्स्ट सेमेस्टर, आपको सिर्फ वही क्लास अभी अटेंड करनी है। सेकंड सेमेस्टर के टाइम आपकी फिर से क्लासेस होंगी, तो सेकंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट सब तब अटेंड कीजिएगा। अभी आपको जो 4 मेंशन है फर्स्ट, जो 4 आपके सेमेस्टर फर्स्ट की क्लासेस हैं, आपको सिर्फ वो अटेंड करनी है। कुछ स्टूडेंट्स के दोनों सेमेस्टर में ईवीएस दिखा रहा है, तो इट्स अ टेक्निकल प्रॉब्लम। टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से शायद ये हुआ है, आप इसको ठीक करा लीजिएगा। पहले सेमेस्टर में तो अभी ईवीएस कंटिन्यू कीजिए, सेकंड सेमेस्टर के लिए कोई दूसरा एईसीसी का जो सब्जेक्ट है वो आप चेंज करवा सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इकोसिस्टम से। इकोसिस्टम थोड़ी लेंथी यूनिट है, तो आज हम इसका पार्ट 1 करेंगे एंड नेक्स्ट जो है पार्ट 2 इसका जो है नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो व्हाट इज इकोसिस्टम? हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था अबाउट एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट मींस बायोटिक एंड अबायोटिक इंटरेक्शन, बट जब वो लार्ज स्केल पे होता है तो दैट इज एनवायरनमेंट। लेकिन अगर उसकी कुछ स्ट्रक्चरल छोटी छोटी यूनिट्स है, लाइक फॉरेस्ट इकोसिस्टम एक छोटा सा यूनिट, एक्वेटिक इकोसिस्टम, ओशन इकोसिस्टम, किसी ट्री का इकोसिस्टम, किसी लेक का इकोसिस्टम, तो वो एक अपने में कंप्लीट इकोसिस्टम होता है। उसमें प्रोड्यूसर्स भी हैं, कंज्यूमर्स भी हैं, डिकम्पोजर्स भी हैं। तो जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है एनवायरनमेंट की, एनवायरनमेंट क्योंकि एक ओवरऑल बहुत बड़ी चीज है, तो उसके अंदर जो उसकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है दैट इज नोन एज इकोसिस्टम। एक क्वेश्चंस आते हैं कंपटीशन में काफी कि इकोसिस्टम को किसने क्वाइंट किया और किसने इसको डिफाइन किया। तो फर्स्ट टाइम जो वर्ड इकोसिस्टम यूज किया था वो सर आर्थर टैंसले ने यूज किया था 1935 में। आई रिपीट, फर्स्ट टाइम जो इकोसिस्टम का जो टर्म, ये जो टर्म है इकोसिस्टम, ये जब जिसने यूज किया था हिज नेम वाज सर आर्थर टैंसले 1935 में। फर्स्ट टाइम वन हु डिफाइंड इट, इकोसिस्टम की जो डेफिनेशन फर्स्ट टाइम जिसने दी थी ही वाज यूजिन पी ओडुम। यूजिन पी ओडुम, इन्होंने इकोसिस्टम को डिफाइन किया था। तो जैसे में एनवायरनमेंट लार्ज स्केल पे है तो डेफिनेटली इकोसिस्टम भी जो है एक माइक्रो पार्ट्स है जो खुद में सेल्फ सस्टेनेबल होता है। तो हम इकोसिस्टम में दो चीज पढ़ेंगे, वी विल डिस्कस इट्स स्ट्रक्चर एंड देन वी विल डिस्कस इट्स फंक्शंस। So in structure, ecosystem is divided into two sections. The first one is the biotic components and the second one is the abiotic components. Biotic components means living things and abiotic components means physical factors. इन सब के जितने भी पार्ट्स हैं इनको फर्दर हम जो है डिटेल्स में डिस्कस आगे करेंगे। ये भी ब्रीफ में देख लेते हैं कि बायोटिक कंपोनेंट्स में डेफिनेटली एक इकोसिस्टम एक प्रोड्यूसर्स होगा, वन हु प्रोड्यूस, देन कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स में भी डिफरेंट लेयर्स हैं, दिस फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शियरी कंज्यूमर, and then decomposers. Abiotic components includes two factors, that is climatic factor and edaphic factor. Climatic factors includes light, temperature and water, and edaphic factor includes soil. So these are the structures of ecosystem. First, producers क्या होते हैं? कोई भी green plants, trees, shrubs, herbs, जो भी algae means जो sunlight, CO2, सनलाइट, इन सबको कंज्यूम करके अपना ऑटोट्रोफ्स मींस अपना खुद एनर्जी जो डेवलप करें, अपने लिए फूड खुद बनाएं। जितने भी ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं, श्रब्स हैं, हर्ब्स हैं, ये सब जो है प्रोड्यूसर्स होते हैं, मींस दे आर ऑटोट्रोफ्स, ये अपनी एनर्जी जो है खुद प्रोड्यूस करते हैं, इनको ऑटोट्रोफ्स भी कहा जाता है। ये अपनी एनर्जी जो है खुद ही प्रोड्यूस करते हैं।
कंज्यूमर्स मींस वन हु कंज्यूम्ड, यानी कि जो कंज्यूम करे। किसको कंज्यूम करेंगे? जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको। तो वो थे ऑटोट्रोफ्स, तो कंज्यूमर्स क्या हुआ? हेट्रोट्रोफ्स, मींस से खुद के नहीं एनर्जी डेवलप करते, ये दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। दे आर नोन एज हेट्रोट्रोफ्स। कुछ स्टूडेंट्स लास्ट टाइम उनके मैं क्वेश्चंस में देखा तो कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर थोड़ा जूम करके देखिए। देखिए आपके जो अगर मोबाइल से आप देख रहे हो तो आपके पास एक फीचर होता है कि आप खुद जूम करोगे अपनी स्क्रीन पे, तो जो भी ये स्लाइड और पीपीटी आपको दिख रही है उस पर जूम इन हो जाएगा। तो आप इजीली जो है जो भी यहाँ पे लिखा जा रहा है उसको जूम इन करके अपने मोबाइल में ही देख सकते हो। तो कंज्यूमर्स जो हैं 3 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1, प्राइमरी कंज्यूमर्स। प्राइमरी कंज्यूमर्स मींस वन हु डिपेंड्स ऑन ऑटोट्रोफ्स, यानी कि जो डायरेक्टली ऑटोट्रोफ्स जो प्रोड्यूसर्स उन पे डिपेंड करें, यानी वो एनिमल्स जो कि जो प्रोड्यूसर्स हैं, हमारे ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं, इन सब को ले खाते हो, उन्हें हम कहते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स। क्योंकि अभी हम इनके डिफरेंट लेवल्स कंज्यूमर्स के जान रहे हैं, इसलिए इनको प्राइमरी कंज्यूमर कहा जा रहा है। इनको एक और चीज कहा जाता है, द नेम इज हर्बीवोर्स। Herbivores and primary consumers are same. Herbivores and primary consumers are same. Both depends only on producers for their foodings. For example, rabbit, goat, cow, buffalo, grasshoppers. Then primary के बाद secondary consumers. Secondary consumers means one who depends on primary consumers, जो primary consumers पे depend करें। इसमें like jackal, snakes, then आते हैं tertiary consumers। tertiary consumers means जो top level consumers हैं like lion, tiger। अब एक वर्ड है carnivores और एक वर्ड है omnivores। सी अगर हम किसी पर्टिकुलर एनिमल की बात करें तो उससे हम 3 चीजों में कर सकते हैं, हर्बीवोर्स है कि कार्निवोर्स है कि ओमनिवोर्स है। कार्निवोर्स वो होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ जो है ओमनिवोर्स और हर्बीवोर्स को खाते हैं, मींस वो प्लांट्स बेस्ड नहीं खाते, वो एनिमल्स को दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। ओमनिवोर्स वो होते हैं जो दोनों को खाते हैं, प्लांट्स बेस्ड भी प्रोडक्ट्स भी लेते हैं और एनिमल बेस्ड भी खाते हैं। बट डिपेंडिंग ऑन देयर लेवल कि वो किसी इकोसिस्टम में किस लेवल पे है, सेकेंडरी लेवल पे है कि टर्शरी लेवल पे है, तो सेम एनिमल की पोजीशन चेंज हो जाती है। अगर हम जैकल की बात करें तो जैकल आर कार्निवोर्स, बट वो सेकेंडरी लेवल पे आएंगे। टर्शरी लेवल पे लायन एंड टाइगर आएंगे जो एपेक्स लेवल है। देन डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स कोई कई जगह जो है सेप्रोफाइट, सेप्रोफाइट कहते हैं, एंड कुछ जगह स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स कहा जाता है। डिकम्पोजर्स का एक इम्पोर्टेंस है बिकॉज जब भी कोई लिविंग बॉडी, प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, उसका बर्थ होता है देन उसकी डेथ होती है, तो इस साइकिल के बाद जो उसकी बॉडी बचती है उसको वापस उससे जितनी भी न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे, उनको अगर कोई कैप्चर करता है एंड उसको पूरा क्लीन करता है तो वो करते हैं डिकम्पोजर्स, क्योंकि वो हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं। अगर ये डिकम्पोजर्स बैक्टीरियाज ना हो तो हमारे एनवायरनमेंट क्लीन नहीं हो पाएगा, जितने भी डेड एनिमल्स डेड प्लांट्स हैं वो कभी भी जो है ऑटोमेटिक डिके नहीं होगा। इसलिए इनको स्कैवेंजर्स भी कहते हैं, मींस ये हमारे एनवायरनमेंट की रेगुलरली क्लीनिंग करते रहते हैं। एंड बायोजियोकेमिकल जो साइकिल्स हैं, यानी जो हमारी इंपॉर्टेंट साइकिल्स हैं, कार्बन की, नाइट्रोजन की, सल्फर की, इन तीनों को कंट्रोल करने में कि कोई डेड बॉडी हो गई तो उनसे जितने न्यूट्रिएंट्स लेने हैं उसमें इन डिकम्पोजर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मींस इन शॉर्ट हमारी पूरी इन्वायरमेंट को अगर सस्टेन रखना है, क्लीन रखना है, तो डिकम्पोजर्स आर प्लेइंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इट। ये तो थे बायोटिक फैक्टर्स।
बायोटिक फैक्टर्स। इसके बाद है अबायोटिक फैक्टर्स। अबायोटिक फैक्टर्स में जो हमने फर्स्ट डिस्कस किया था दैट इज लाइट। तो लाइट का प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों पे डिफरेंट डिफरेंट इम्पैक्ट पड़ता है। प्लांट्स, लाइट की प्रेजेंस में प्लांट्स क्लोरोफिल को प्रोड्यूस कर पाते हैं एंड क्लोरोफिल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ऑटोट्रोफ्स टू जनरेट द एनर्जी। क्लोरोफिल ही वो कंपोनेंट है जो प्लांट्स में एनर्जी जनरेशन के लिए रिक्वायर्ड है, इंपॉर्टेंट है। डिस्ट्रीब्यूशन, प्लांट्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है कि किसी एरिया में प्लांट्स जो हैं बहुत ज्यादा हैं, कहीं पे जो है प्लांट्स बहुत कम है, ये लाइट पे भी डिपेंड करता है। इंडिया में देखे जहाँ लाइट अच्छी खासी अवेलेबल है वहाँ के प्लांट्स का डिस्ट्रीब्यूशन, और अगर कोई पोलर रीजन देखे जहाँ लाइट की कमी है वहाँ के प्लांट्स का डिस्ट्रीब्यूशन दोनों डिफर करते हैं। फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी मींस प्लांट्स का जो डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है कि उसकी जो स्ट्रेंथ होती है डिपेंडिंग ऑन द एरिया टू एरिया कि वहाँ पे लाइट की प्रेजेंस क्या है। फॉर एग्जांपल अगर कोई डेंस फॉरेस्ट है, कोई अगर डेंस फॉरेस्ट है जो डायरेक्टली लाइट्स ले रहे हैं, तो वहाँ जो छोटे जो ट्रीज हैं उनकी ग्रोथ इनसे डिफर करेगी। सेम वैरायटी के भी हो सकते हैं, अगर सेम ही स्पेसीज के ट्रीज हैं, किसी को लाइट अच्छी मिल रही है किसी को लाइट नहीं मिल रही है, तो इन दोनों की ग्रोथ में डिफरेंस आएगी। तो ये जो फिजियोलॉजी का डिफरेंस है ये भी प्लांट्स में जो है लाइट की वजह से अफेक्टेड होता है। स्ट्रोमाटा, लीव्स के अंदर कंपोनेंट होता है स्ट्रोमाटा जो कि प्लांट्स की ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस स्ट्रोमाटा की जो ओपनिंग्स होती हैं वो भी लाइट पे डिपेंड करती हैं। एंड कुछ प्लांट्स होते हैं वो लाइट के अकॉर्डिंग जो है अपना एक्टिविटी, आपने कहीं सुना होगा कि वो मॉर्निंग में फ्लावर्स उनके खुलते हैं और शाम तक उनके फ्लावर्स जो हैं या तो मुरझा जाते हैं या तो शट गिर जाते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये भी लाइट बेस्ड है। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो लाइट में, डे लाइट में जो है लीव्स को जो है अपने स्प्रेड कर लेते हैं एंड आफ्टर दैट जो श्रिंक कर लेते हैं। वाइस वर्सा भी हो सकता है कि कुछ प्लांट्स को लीव लाइट ज्यादा होने की वजह से वो श्रिंक रखें एंड लाइट जब कम हो जाए रात में तो वो अपने लीव्स को जो है पूरा स्प्रेड कर लें। मीन्स लाइट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द डेवलपमेंट एंड फिजियोलॉजी इन दी ऑफ द प्लांट्स। सिमिलरली लाइट का रोल एनिमल्स में भी होता है। एनिमल्स आर इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। यहाँ जब एनिमल्स डिस्कस कर रहे हैं तो उसमें ह्यूमन बींग्स भी इंक्लूडेड हैं। मेटाबॉलिज्म, जो बॉडी की मेटाबॉलिज्म है मींस जो एक्टिविटीज हैं वो सब हमारी लाइट पे डिपेंड करती हैं। आपने काफी सुना होगा कि सनलाइट की कमी से विटामिन D3 की कमी हो गई। नॉट ओनली विटामिन D3, अगर लाइट अब नहीं एक्सप्लोर हो रहा है तो टोटल बॉडी की मेटाबॉलिज्म पे इसका इफेक्ट पड़ता है। तो लाइट डायरेक्टली इनडायरेक्टली एनिमल्स, हर तरह के एनिमल्स की मेटाबॉलिज्म पे इफेक्ट करती है। विजन, जो डे लाइट में लाइट के प्रेजेंस में जो विजन्स होता है और जो एक मैनमेड लाइट में रात में या फिर मून की लाइट में विजन है, दोनों में डिफर है। यानी जो एनिमल ह्यूमंस का जो विजन है, एनिमल्स का जो विजन है वो भी लाइट पे डिपेंड करता है। पिगमेंटेशन, पिगमेंटेशन मींस स्किन कलर। स्किन का कलर कैसा है ये डिपेंड करता है लाइट, कौन सी कंट्रीज में लोग कितना किस तरह के लाइट के एक्सप्लोरेंस में रह रहे हैं वो डिपेंड करता है पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन पे भी। नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन। बहुत से एनिमल्स का रिप्रोडक्शन साइकिल जो है वो टोटली डिपेंड करती है लाइट पे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अबायोटिक फैक्टर इज टेम्परेचर। अगेन टेम्परेचर क्या करेगा प्लांट्स के लिए, प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों में करेगा मेटाबॉलिज्म। जो मेटाबॉलिज्म है प्लांट्स में भी एनिमल्स में भी दोनों जो है टेम्परेचर से कंट्रोल होता है।
ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, किसी प्लांट की कैसी ग्रोथ है और डेवलपमेंट है वो भी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी डेजर्ट फील्ड ले लें, डेजर्ट ले लें और कहीं नॉर्थ ईस्ट का साइड देख लें, तो इन दोनों के जो प्लांट्स का सेम प्लांट भी स्पेसीज अगर होंगी, वैसे तो सेम होती नहीं है, लेकिन अगर कुछ कॉमन प्लांट्स भी हुए तो इन दोनों के प्लांट्स की ग्रोथ जो होंगी उन दोनों में डिफरेंस हो जाएगा। इवन जो प्लांट्स की स्पेसीज होती हैं वो भी टेम्परेचर की वजह से वेरी करती हैं। थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन, थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन, थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन मींस अगर आपने कोई लेक देखा होगा, तो लेक्स में क्या होता है कि ये फॉर एग्जांपल एक लेक है, तो लेक्स में जो सरफेस वाटर है मींस जो अपर लेयर की जो वाटर टेम्परेचर होता है वो समर्स में जो है इंक्रीज हो जाता है, विंटर्स में डिक्रीज हो जाता है, कई बार इतना डिक्रीज कई जगह हो जाता है कि फ्रीज के आसपास तक आ जाता है। लेकिन जो इनर लेयर होती है, नीचे की लेयर होती है, वो एक रेंज टेम्परेचर का मेंटेन करके रखती है। अगर समर में इसका टेम्परेचर हाई है अपर रीजन का, तो जो अंदर नीचे का बॉटम रीजन है उसका टेम्परेचर लो होगा। अगर विंटर में ये काफी कोल्ड है, मीन इसका टेम्परेचर बहुत कम है, तो जो बॉटम रीजन है उसका टेम्परेचर हाई होगा। इस प्रॉपर्टीज की वजह से जो वहाँ पे एक्वेटिक प्लांट्स हैं, जो एबव सरफेस जो सरफेस रीजन में है, उनके जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं और जो डीपर रीजन में एक्वेटिक प्लांट्स हैं, उन दोनों में डिफरेंस होता है। नॉट ओनली एक्वेटिक प्लांट्स, जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, जो स्पेसीज भी पाई जा रही हैं, जो सरफेस लेवल की हैं और जो डीप लेवल की हैं, उन दोनों में डिफरेंस होता है। दिस इज नोन एज थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन, की सब सरफेस और डेप्थ में थर्मल जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है, इसे कहते हैं थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन। अगर हम एनिमल्स की बात करें, देखिए थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन दोनों पे इम्प्लीमेंटेबल है, प्लांट्स पे भी और एनिमल्स पे भी, क्योंकि जो एक्वेटिक स्पेसीज है, एक्वेटिक प्लांट्स और एक्वेटिक एनिमल्स दोनों में डिफरेंस होता है। इसके अलावा एनिमल्स में माइग्रेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, कि टेम्परेचर के अकॉर्डिंग बहुत बर्ड्स जो हैं इवन एनिमल्स भी माइग्रेट करते हैं। आपने सुना होगा इन विंटर्स में साइबेरियन बर्ड्स जो हैं रशिया से इंडिया आ जाती हैं बिकॉज ऑफ टेम्परेचर। कि इंडिया का विंटर्स में टेम्परेचर डाउन हो चुका होता है, तो रशिया से माइग्रेट करके इंडिया आ जाते हैं, एंड जब विंटर खत्म होता है तो वो वापस रिटर्न भी हो जाते हैं। इसके अलावा एनिमल्स भी दो टाइप के बांटे गए ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, वार्म ब्लडेड एंड कोल्ड ब्लडेड। वार्म ब्लडेड एनिमल्स लाइक जितने भी बर्ड्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, मैमल्स हैं, दे आर वार्म ब्लडेड, की टेम्परेचर एक ही फिक्स रहता है। वार्म ब्लडेड में क्या है, टेम्परेचर फिक्स है। एंड कोल्ड ब्लडेड में क्या है, टेम्परेचर जो है वेरी करता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है फ्रॉग, कि सीजन्स के अकॉर्डिंग जो है, जो भी सभी सीजन हो उसके अकॉर्डिंगली जो उनकी बॉडी का टेम्परेचर होता है, ब्लड का टेम्परेचर होता है, वो वेरी कर जाता है। इन्हें कहते हैं कोल्ड ब्लडेड, एंड वार्म ब्लडेड कहते हैं जिनका फिक्स होता है। Next important climatic factor, that is water. Of course, water is very important for all human beings and plants as well. Water का एक important function होता है, it regulates body temperature. बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो रेगुलेट करता है। जब बॉडी टेम्परेचर कोई चीज रेगुलेट करेगी, डेफिनेटली वो जितने भी मेटाबॉलिज्म है वो भी रेगुलेट करेगा। मींस वाटर इज एसेंशियल फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ बॉडीज ऑफ प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स। इसके अलावा वाटर में जो रेनफॉल है, रेनफॉल अगर आप डेजर्ट देखो जहाँ रेनफॉल कम है, एंड नॉर्थ ईस्ट देखिए जहाँ पे रेनफॉल काफी ज्यादा है, तो इनकी जो प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं इनकी भी स्पेसीज में डिफरेंस आ चुका होता है। सिमिलरली ह्यूमिडिटी, अगर ह्यूमिडिटी देखा जाए तो जहाँ ह्यूमिड ज्यादा है, जहाँ नमी ज्यादा है, लाइक कोलकाता, वहाँ की जो स्पेसीज हैं, एंड जो दूसरी जगह जहाँ ह्यूमिडिटी नहीं है वहाँ की जो स्पेसीज हैं, उनमें भी डिफरेंस होता है।
मीन्स इट अफेक्ट्स देयर ग्रोथ, देयर मेटाबॉलिज्म, मीन्स अफेक्ट्स। ये थे क्लाइमेटिक फैक्टर्स। इनके बाद आता है सॉइल। सॉइल को कहते हैं इडेफिक फैक्टर। सी सॉइल जो है वो कोई एक दिन में नहीं बना है। इट्स नॉट द प्रोसेस ऑफ 1 or 2 year। इट हैपेंस, इट क्रिएटेड फ्रॉम थाउजेंड्स ईयर्स के प्रोसेस से बना है पूरा। तो जो सॉइल का स्ट्रक्चर है, जो भी हमारे रॉक है, जहाँ भी सॉइल है, उसका एक स्ट्रक्चर है पर्टिकुलर। जो फर्स्ट लेयर है, जहाँ पे हमारे प्लांट्स हैं, हमारे ट्रीज हैं, जहाँ पे मैन्योर्स हैं, जहाँ पे डेड एनिमल्स डीके होते हैं, वो सब जो लेयर है उसे कहते हैं ओ हॉरिजन। इसे कहते हैं ओ हॉरिजन। यानी यहाँ पे हमारे ट्रीज जो है वो यहीं पे हैं, सारे प्लांट सब कुछ है, मैन्योर जितने हम डालते हैं, फर्टिलाइजर डालते हैं, वो सब इसी पे रहता है। तो ये जो अपर लेयर सॉइल है, इसे ओ हॉरिजन है। तो ये कोई जरूरी नहीं कि वहाँ के बेडरॉक की वजह से हो। ये विंड ब्लो होने की वजह से भी सॉइल आई हो सकती है, या रिवर की जो लगातार फ्लो है वहां से भी हो सकती है। तो इट डिपेंड्स ऑन लॉट्स ऑफ फैक्टर्स। तो जो सबसे ऊपर की लेयर है उसे कहते हैं ओ हॉरिजन, और जो सबसे नीचे की लेयर होती है उसे कहते हैं आर। आर मींस बेड रॉक, रॉक, क्योंकि सबसे लोएस्ट यही है, इसे कहते हैं बेड रॉक। इसके बीच में 3 लेयर होती हैं, जिन्हें आपने सुना होगा कि सरफेस लेयर, सब सरफेस लेयर, सब सॉइल, सब स्ट्रेटम। तो उसको 3 सेक्शन में बांट देते हैं। इसे कहते हैं ए, इट इज नोन एज बी, एंड इट इज नोन एज सी। तो ए होता है, उसे कहते हैं सरफेस सॉइल, ये जो सरफेस सॉइल। बी इज सब सॉइल, एंड सी इज सबस्ट्रेटम। डेफिनेटली इनकी प्रॉपर्टीज में भी डिफरेंस आएगा। जैसे जैसे हम इसकी वर्टिकल लेंथ में अंदर तक डेप्थ में जाएंगे, इनकी प्रॉपर्टीज में भी डिफर आएगा। रॉक क्या होगा, एकदम हार्ड होगा, क्योंकि उसके ऊपर काफी सपोर्ट के लिए। तो रॉक डेफिनेटली बहुत बेड रॉक जो है हार्ड होगा। ओ हॉरिजन की जो केमिकल स्पेसीज, अगर केमिस्ट्री देखें तो वो डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स से, क्योंकि उस पर आर्टिफिशियली एग्रीकल्चर पर्पज से मैन्योर भी डाला गया है, बहुत सारे एनिमल्स डीके भी हुए हैं, प्लांट्स भी ग्रोथ कर रहे हैं, तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज टोटल डिफरेंट होंगी। और सब सरफेस सरफेस और सबस्ट्रेटम में रेगुलर प्रोसेस की वजह से तो इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो एक दूसरे से काफी मैच करेंगी। तो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ आवर सॉइल लेयर्स। इस पे भी डिपेंड करता है, जो हमारा ओ हॉरिजन है, कि उस पर डिपेंड करता है कि हमारे किस तरह की स्पेसीज वहां डेवलप होंगी। इसके अलावा सॉइल का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है पीएच। तो हमने ऑलरेडी पढ़ा होगा पीएच ऑफ वाटर। पीएच किसी भी चीज का टेस्ट करते हैं एसिडिटी अल्कलिनिटी के लिए। अगर पीएच 7 है, then the soil will be neutral। अगर pH 7 से कम है, 0 से 7 के बीच में है, तो soil will be acidic। एंड अगर 7 to 14 है, तो soil will be alkaline। जो भी वेजिटेशन है वो डिपेंड करती है, कुछ वेजिटेशन एसिडिक सॉइल में ही होती है, कुछ वेजिटेशन अल्कलाइन सॉइल में ही होती है। अगर उस वेजिटेशन को एसिडिक वाले को अल्कलाइन में जाके लगाया जाए तो वो सरवाइव नहीं करेंगे। तो कैसी कहाँ सॉइल है ये भी डिपेंड करता है वहां के वेजिटेशन के ऊपर। सॉइल के पीएच के अलावा एक और पैरामीटर होता है टेक्सचर। टेक्सचर मींस कि वहां पे जो सॉइल है उसका जो पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, कि छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, कि थोड़े लार्ज साइज पार्टिकल्स हैं, कि थोड़ा वाटर के साथ स्वैम्पी हो रखा है। मींस वहां का जो भी टेक्सचर है वो भी डिपेंड करता है कि वहां पे प्लांट्स जो हैं किस तरह के ग्रो करेंगे उस इकोसिस्टम में। तो वहां का जो हॉरिजन्स है वो पीएच एंड टेक्सचर, दिस थ्री प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन टू डिसाइड द विच टाइप ऑफ vegetation will grow। ये तो था स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम कि हमारे इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर कैसा है। द नेक्स्ट पॉइंट इज फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम।
तो फंक्शंस क्या, वर्किंग ऑफ अ पर्टिकुलर इकोसिस्टम इन अ पर्टिकुलर एरिया। जब हम किसी पर्टिकुलर इकोसिस्टम के पर्टिकुलर एरिया में कंसीडर करते हैं तो दैट इज नोन एज फंक्शंस। उसके कैसे कैसे क्या क्या है, इट इंक्लूड्स फूड चेन, फूड वेब, इकोलॉजिकल पिरामिड्स, इकोलॉजिकल सक्सेशन, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, एनर्जी फ्लो एंड प्रोडक्टिविटी। इन सब को हम वन बाय वन जो है अभी कवर करेंगे। आज हम यहाँ इकोलॉजिकल सक्सेशन तक करेंगे, नेक्स्ट क्लास में बायोजियोकेमिकल साइकिल्स एंड रिमेनिंग पार्ट करेंगे। तो इकोलॉजी का, इकोसिस्टम का जो सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट जो फंक्शन है दैट इज फूड चेन। क्या होता है फूड चेन? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, फूड एनर्जी फ्रॉम द सोर्स इन प्लांट थ्रू अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स विद रिपीटेड ईटिंग एंड बीइंग ईटन। हमारे जो सबसे पहले जो प्लांट्स हैं, जो सबसे पहले हुआ प्लांट्स, प्लांट्स ने अपनी एनर्जी कैसे डेवलप कर ली? CO2 मिल गया यानी कार्बन डाइऑक्साइड, H2O मिल गया, वाटर, क्लोरोफिल कब हो गया तो उसने अपना सनलाइट के प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट्स बना लिया। प्लांट्स कैसे बनाते हैं? CO2 चाहिए होता है, H2O होता है, क्लोरोफिल, और अगर लाइट की प्रेजेंस हो गई तो प्लांट जो है कार्बोहाइड्रेट बना लेंगे। कार्बोहाइड्रेट बनाने के बाद प्लांट्स जो है मींस उनका एनर्जी उन्होंने अपनी प्रोड्यूस कर ली। प्लांट्स पे जो डिपेंड करते हैं, फॉर एग्जांपल प्लांट्स ले लेते हैं, फिर ग्रास ले लेते हैं, तो ग्रास पे ग्रास शॉपर, ग्रास पे कौन डिपेंड किया? ग्रास शॉपर। ग्रास शॉपर को किसने खाया? फ्रॉग ने। फ्रॉग को किसने खाया? स्नेक ने। स्नेक को खाया पीकॉक ने। तो ये जो लीनियर यानी एक सीधी स्ट्रेट लाइन जो बन रही है, चेन बन रही है, दिस इज नोन एज फूड चेन। मे बी मोर कॉम्प्लेक्स हो सकता है, फ्रॉग को स्नेक ना खाए, फ्रॉग को कोई और एनिमल खा ले, और स्नेक को पीकॉक नहीं, स्नेक को कोई और खा ले। तो जो ये पर्टिकुलर लाइन बन रही है विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, कहीं और हम अभी कंसीडर नहीं कर रहे हैं, तो हम इस पर्टिकुलर लाइन में जितना एक्सटेंशन करते जाए, बोलते जाए, इट इज नोन एज फूड चेन। फूड चेन भी दो टाइप की होती है। फर्स्ट इज ग्रेजिंग फूड चेन एंड द सेकंड वन इज डेट्रिटस फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन मींस जो ग्रेज, ग्रेज मतलब होता है हिंदी में चरना, मींस वो एनिमल्स जो हर्बीवोर्स हैं, प्लांट पे डिपेंड करते हैं। देन ग्रेजिंग फूड चेन मींस इट ऑलवेज स्टार्ट विद द प्लांट। It may be a tree, it may be the grass, shrubs, means producers. The grazing food chain always start with the producers. Let's see. प्लांट्स हैं, उनको प्राइमरी कंज्यूमर्स ने खाया, प्राइमरी कंज्यूमर्स को सेकेंडरी कंज्यूमर्स ने खाया, सेकेंडरी को टर्शियरी कंज्यूमर्स ने खाया, उसको हम अपने हिसाब से अकॉर्डिंगली फिल कर सकते हैं। तो ये हुआ ग्रेजिंग फूड चेन। इसमें एनिमल्स अनलिमिटेड है, आप अपने हिसाब से फूड चेन में जो भी आपको जहाँ सुइटेबल लगे कि जो होता हो, कि यहाँ प्रोड्यूसर्स में जो भी आपको बेस्ट एग्जांपल लगे, प्राइमरी कंज्यूमर में आपको जो बेस्ट एग्जांपल लगे, ग्रास शॉपर हो गया, सेकेंडरी में आपको जो लगे लाइक फ्रॉग हो गया, तो इस तरह से आप फिल कर सकते हैं, कोई पर्टिकुलर तो होता नहीं है। बट डेट्रिटस फूड चेन इट मीन्स इट स्टार्ट्स विद द डेड बॉडी। Grazing food chain starts with plant and detritus food chain starts with the dead body. Dead body पे क्या होगा? कुछ decomposers होंगे। That means ये चेन की लेंथ काफी लेंदी हो सकती है, इसकी लेंथ, बट डेट्रिटस फूड चेन की लेंथ जो है काफी लेंदी नहीं होगी, क्योंकि डेड एनिमल्स पे सिर्फ जो डिकम्पोजर्स हैं, जो कंसर्न बैक्टीरियाज हैं, वो उससे न्यूट्रिएंट्स जो है कन्वर्ट कर देते हैं। नो डाउट उनकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन उनकी फूड चेन जो है वो लेंदी नहीं होती है, जबकि ग्रेजिंग फूड चेन की लेंदी जो लेंथ है वो काफी ज्यादा होती है। एक एनिमल अगर डेड हो रहा है, लाइक प्राइमरी कंज्यूमर जो है उसको इसने कंज्यूम कर लिया, तो आप कह सकते हो कि वो भी तो डेड हो गया, लेकिन डेड यहाँ पे जो डेड को दूसरा एनिमल ईट कर ले रहा है, खा ले रहा है, दैट इज ग्रेजिंग फूड चेन। लेकिन जब उसकी जो डेड बॉडी है वो कहीं कोई कुछ नहीं खा रहा है, इट स्टार्ट डिकम्पोजिंग, जब डिकम्पोज होना प्रोसेस चालू होता है, तो उस डिकम्पोजिशन वाली फूड चेन को बोलते हैं डेट्रिटस फूड चेन।
ओके, फूड वेब, जैसा कि हमने चेन्स देखा, उसके बाद चेन को हम थोड़ा और एक्सटेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई कोई ग्रीन प्लांट है, उसको जो है रैबिट ने खाया, तो रैबिट को कौन कौन खा सकता है? कोई रैबिट के लिए फिक्स तो नहीं है। रैबिट को हो सकता है जैकल खा ले, रैबिट को हो सकता है वाइल्ड कैट खा ले, हो सकता है रैबिट को कोई और XYZ एनिमल खा ले, उस जैकल को हो सकता है कि लॉयन कर ले, हंट कर ले। तो इस तरह से जो एक चेन है और आपस में उनका रिलेशन है, इस तरह से एक नेटवर्क बन जाता है, वेब बन जाता है कि कौन किसको जो है ईट कर रहा है और चेन चलती जा रही है। तो इस एंटायर जो वेब है, इसे कहते हैं मल्टीपल, इसमें जो फूड चेन्स हैं उसे कहते हैं फूड वेब। फूड वेब इज द मल्टी चेन्स ऑफ द फूड चेन। इसकी जो भी डेफिनेशन ये सब है वो सब आप देख लीजिएगा, मैं बस अभी एक्सप्लेन करते हुए आगे जा रहा हूँ। ऑलरेडी हम लोग काफी शॉर्ट टाइम पे चल रहे हैं। नेक्स्ट इज इकोलॉजिकल पिरामिड्स। पिरामिड्स क्या होते हैं? अगर आपने स्ट्रक्चर्स देखा होगा, पिरामिड्स का पढ़ा होगा, तो पिरामिड्स कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं पिरामिड्स। तो इकोलॉजिकल पिरामिड्स मींस इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द relationship between various trophic level organisms. Graphical representation of the relationship between various trophic level organisms. लेवल क्या होते हैं? जब भी हम इस तरह का कुछ पिरामिड को क्रिएट करते हैं तो हम कुछ पैरामीटर्स को कंसीडर करते हैं, लाइक उसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं। इसी है, तो जो बॉटम लाइन होगी, it should always represent producers. It should always represent producers, जो बॉटम लाइन है। तो इसके ऊपर लाइन है that will represent herbivores, जो उसके नेक्स्ट लाइन है that will represent secondary consumers. Herbivores are primary consumers, उसके ऊपर सेकेंडरी कंज्यूमर्स, उसके ऊपर टर्शरी कंज्यूमर्स। मींस जब भी हम रिप्रेजेंट करेंगे तो हमें ध्यान रखना है, चाहे हम अपराइट करें चाहे वर्टिकल पिरामिड बनाएं, हमें ये ध्यान रखना है कि जो बॉटम लाइन है इट मस्ट बी दी प्रोड्यूसर्स, एंड ऐसे ऐसे डिक्रीज करते हुए जो ऊपर एबव लाइन होगी इट मस्ट बी दी टर्शियरी कंज्यूमर्स। तो टाइप्स ऑफ पिरामिड्स में there are three types of pyramids. The number one is on the basis of number, that is pyramid of number. Second one is on the basis of biomass, and the third one is on the basis of energy. So let's start the first one, pyramid of number. Number means कि हम उस पूरे इकोसिस्टम में, जो भी हम इकोसिस्टम कंसीडर कर रहे हैं, उसमें हम नंबर्स काउंट कर लेंगे irrespective of its biomass और energy. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एक एलिफेंट है इकोसिस्टम में, तो डेफिनेटली एलिफेंट का बायोमास बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू लेट्स से ग्रासहॉपर। अगर ग्रासहॉपर उसी इकोसिस्टम में थाउजेंड्स हैं और एलिफेंट वन है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि थाउजेंड्स ग्रासहॉपर मिलके भी एलिफेंट नहीं बन सकते। हम यहाँ सिर्फ और सिर्फ पिरामिड बनाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स बायोमास, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स स्पीसीज। तो ग्रास शॉपर कितने हो जाएंगे नंबर में? थाउजेंड्स, और एलिफेंट क्या होगा? सिर्फ वन। ओके, तो दो एग्जांपल लेकर के हम इसमें पिरामिड्स क्रिएट करते हैं। नंबर्स के बेसिस पे पिरामिड जो है वो अपराइट भी हो सकते हैं, मींस ऐसे भी हो सकते हैं, एंड इन्वर्टेड भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं, एंड इवन जो है स्पिंडल शेप्ड भी हो सकते हैं। स्पिंडल शेप्ड मींस कि इन्वर्टेड है, बट इन एडिशन इसके ऊपर दूसरी भी एक पिरामिड है। सो एग्जांपल के साथ इनको जो है अभी समझते हैं। लेट्स से एग्जांपल ऑफ ग्रासलैंड। एक ग्रासलैंड का एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में ग्रासलैंड में अगर आप देखें कोई ग्रासलैंड में कितनी क्वांटिटी होगी ग्रास की, तो क्या हर्बीवोर्स उससे
कम होंगे कि ज्यादा होंगे? ऑफ कोर्स उससे हमेशा कम होंगे। तो जो हमारा प्रोड्यूसर्स है, हमने भी एग्जांपल लिया ग्रासलैंड का, तो जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं उसकी जो क्वांटिटी है, नंबर है, वो हम इस पे शो करेंगे, क्योंकि ग्रासलैंड में ग्रास सबसे ज्यादा है, इसलिए इसको हमने वाइड बनाया। तो ग्रासलैंड में ग्रास की क्वांटिटी सबसे ज्यादा होगी, उससे कम होंगे हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स में आपने देखे होंगे ग्रासलैंड्स में जो है बहुत सारे ग्रास शॉपर्स, ग्रास शॉपर्स की क्वांटिटी इनसे कम होगी इन कंपैरिजन टू ग्रास। लेकिन जो सेकेंडरी कंज्यूमर है, से रैट, सॉरी फ्रॉग, तो फ्रॉग से ग्रास शॉपर की क्वांटिटी ज्यादा होगी। जितना ऊपर जाएंगे क्वांटिटी कम होती जाएगी। एंड लास्टली हम अगर टर्शरी कंज्यूमर पे चले जाए, लायन है समथिंग, तो उसकी और क्वांटिटी कम होती जाएगी। आपने डिस्कवरी चैनल सब में देखा होगा कि अगर कोई हंटर्स जो है प्रे के लिए जाते हैं, मींस शिकार पे जाते हैं, तो डेफिनेटली जो लायन इस समय 3-4 होते हैं, जबकि जो हर्डर्स होते हैं वो जो है 100-200 होते हैं। तो जो क्वांटिटी है वो हमेशा प्रोड्यूसर की ज्यादा होती है। और जैसे जैसे टर्शरी लेवल बढ़ता रहता है, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, तो उनकी नंबर्स जो है कम होते रहते हैं। इट डिपेंड्स ऑन इकोसिस्टम। जो ये बात करी वो डिपेंड कर रहा है इकोसिस्टम पे कि हम कौन सा इकोसिस्टम कंसीडर कर रहे हैं। अगर ग्रासलैंड है तो ये अपराइट पिरामिड है। अगर हमने लेट्स से एक ट्री का इकोसिस्टम ले लिया, ट्री, हाँ कोई बड़ा सा ट्री ले लेते हैं, बानियान ट्री, तो उसमें प्रोड्यूसर क्या है, एक अकेला ट्री है, उसमें बहुत सारे कोई ग्रासेस नहीं है, एक अकेला ट्री सिंगल है प्रोड्यूसर। तो अब हमारा जो पिरामिड है वो क्या हो गया, इन्वर्टेड हो गया, इन्वर्टेड हो गया। तो हमारा ट्री एक है, उसके ऊपर जो है कई सारे बर्ड्स हैं। ऑफ कोर्स बर्ड्स की क्वांटिटी अब ट्री से ज्यादा होगी, तो यहाँ पे हो गए बर्ड्स। बर्ड्स के बाद उन बर्ड्स पे रहने वाले पैरासाइट्स, जो उस बर्ड्स के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, तो ये पैरासाइट्स उस पे जाते हैं। उन पैरासाइट्स पे रहने वाले हाइपर पैरासाइट्स, means the shape of pyramid on the basis of number depends on the type of ecosystem। तो ट्री एक है, उसके ऊपर कई बर्ड्स हैं, उस पर बहुत ज्यादा पैरासाइट्स हैं, उनसे भी बहुत ज्यादा हाइपर पैरासाइट्स हैं। तो इस टाइप का अगर इकोसिस्टम होगा, ट्री इकोसिस्टम, तो वहां पे हमारा पिरामिड क्या हो गया, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड पिरामिड हो गया। और जब ग्रासलैंड था तो वहां हमारा पिरामिड था अपराइट पिरामिड। अब एक एग्जांपल लेते हैं, स्पिंडल शेप्ड। This shape is known as spindle shaped. Spindle shaped means इसमें like कोई प्रोड्यूसर्स हैं, एक ट्री, banyan ट्री अगेन लेते हैं कि एक प्रोड्यूसर है, तो यहाँ पे क्या हो गया, सिंगल, तो उसकी क्वांटिटी क्या है, कम। उस पर बहुत सारे हर्बीवोर्स डिपेंड कर रहे हैं, कोई बर्ड्स हैं, छोटे छोटे हो गए, कोई भी पैरट्स हो गए, दूसरे बर्ड्स जो हैं, उनकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, क्वांटिटी ऑफ कोर्स ये वन है तो वो करीब हंड्रेड्स के हो गए एक पेड़ पे। लेकिन उनपे कोई जो टर्शरी कंज्यूमर है, वहां पे कोई ईगल है, तो क्या हो गया, क्वांटिटी पेड़ की भी कम थी, ट्री की भी कम थी, एंड जो क्वांटिटी टर्शरी कंज्यूमर की है वो भी कम है। तो ये हमारा कुछ टाइम तक जो है स्टार्टिंग में इन्वर्टेड रहेगा, एंड देन अपसाइड जा करके ये अगेन जो है अपराइट हो जाएगा। तो दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज नोन एज स्पिंडल पिरामिड, स्पिंडल शेप्ड पिरामिड। ये था नंबर के बेसिस पे पिरामिड्स। देन जो सेकंड आता है ऑन द बेसिस ऑफ बायोमास। बायोमास क्या होता है, बायोमास इज द टोटल ड्राई वेट, टोटल ड्राई weight. It may be of plant, it may be of big trees, it may be of animals, it may be of human beings. So in this, if we will prepare pyramids, then we have to go through the data of biomass, how big it is. In biomass also, both the cases are there. It may be upright or it may be inverted. तो एक एग्जांपल लेते हैं एंड अकॉर्डिंगली इसको फिल करते हैं। बायोमास, तो हम एग्जांपल लेते हैं ग्रासलैंड का।
अपराइट के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल जो होता है वो ग्रासलैंड है। ग्रासलैंड में क्या है, जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो प्लांट्स हैं, तो उनका जो बायोमास है वो इन कंपैरिजन अगर देखा जाए तो जो हर्बीवोर्स हैं उनसे ज्यादा है प्रोड्यूसर्स का। देन हर्बीवोर्स में अगर आप बिग एनिमल्स देखिए, डियर्स देखिए, ये इट डिपेंड्स ऑन आप कौन सा एग्जांपल ले रहे हैं। हो सकता है आपने डियर्स की जगह रैबिट ले लिया, तो रैबिट का बायोमास जो है इन टोटल करके आप करेंगे तो कम हो जाएगा, तो इसका पिरामिड का शेप चेंज हो जाएगा। तो इट डिपेंड्स आप कौन सा जो है ले रहे हैं इकोसिस्टम। डियर्स का तो है बायोमास ज्यादा है, उसके ऊपर खाने वाले जैकल, इनका बायोमास उससे कम है, और उससे खाने वाले लायन, उनका बायोमास उससे कम है। अब है कि नंबर, लायन तो जैकल से हैवी होता है, लेकिन जो जैकल की स्ट्रेंथ है वो उनका बायोमास लायन की स्ट्रेंथ को कंपेयर करने पे कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। तो जो टोटल करके जो बायोमास हुआ वो इस टाइप से इंक्रीज करता है कि इसमें अपराइट में जो प्रोड्यूसर्स हैं उनका जो टोटल बायोमास है, वो जो टर्शरी कंज्यूमर्स हैं उनका जो टोटल बायोमास है वो हमेशा उससे कम होगा। अगर हम एक्वेटिक इकोसिस्टम देखें, कोई एक्वेटिक इकोसिस्टम, तो जो बायोमास इनका होता है प्रोड्यूसर्स का, मींस अलगी इन सब का, वो बहुत कम होता है इन कंपैरिजन टू स्मॉल फिशेस। स्मॉल फिशेस का बायोमास देखें तो वो लार्ज फिशेस से और कम होता है। और जो टर्शरी हमारे कंज्यूमर्स हैं, यानी कि जो बिग फिशेस हैं, शार्क, इन सब का बायोमास जो है काफी ज्यादा होता है। तो एक्वेटिक इकोसिस्टम में ये इन्वर्टेड हो गया। ये शेप जो है ये इकोसिस्टम टू इकोसिस्टम वेरी करेगा, केसेस टू केसेस वेरी करता है। टेन टाइप्स ऑफ पिरामिड्स में थर्ड है पिरामिड ऑफ एनर्जी। जब एनर्जी की बात करते हैं तो एनर्जी में जो पिरामिड होता है इट कैन नॉट बी इन्वर्टेड वन। इसमें सिर्फ एक ही शेप है, अपराइट शेप। जो भी प्रोड्यूसर होगा वो यूनिवर्सल रूल है कि ऑलवेज हमेशा एनर्जी मैक्सिमम प्रोड्यूस करेगा। उसका सिर्फ 10% ही उसके अबव का जो ट्रॉफिक लेवल है वो ले पाएगा, उसका 10% उसके अबव का ट्रॉफिक लेवल, इस तरह से एनर्जी जो है रिड्यूस होती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई प्रोड्यूसर लेते हैं, लेट से प्लांट्स, तो उसकी एनर्जी अगर 10,000 किलो कैलोरी है, 10,000 किलो कैलोरी है, तो जो उसको ईट करेंगे हर्बीवोर्स, यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर्स जो हमारे हैं, वो जो उसको खाएंगे, वो एनर्जी लेवल सिर्फ होगी 1,000 किलो कैलोरी। उसके ऊपर जो हमारे प्राइमरी सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं या फिर कार्निवोर्स हैं, वो जो करेंगे तो 100 किलो कैलोरी। मीन्स ये इस तरह से रिड्यूस होती रहती है। द थंब रूल इज कि पिरामिड ऑफ एनर्जी कैन नॉट बी इन्वर्टेड वन। इस तरह से पिरामिड ऑफ एनर्जी नहीं बन सकती, ओनली अपराइट ही बनेगी। क्योंकि पिरामिड से रिप्रेजेंटेशन की कुछ लिमिट्स हैं, लाइक इसमें कुछ फैक्टर्स को हम कंसीडर नहीं कर सकते हैं। द पोजीशन ऑफ सर्टेन ऑर्गेनिजम्स आर नॉट फिक्स्ड। कुछ एनिमल्स के ऑर्गेनिजम्स की जो पोजीशंस हैं पिरामिड्स में वो फिक्स नहीं है। इट मे वेरी इन सेम और मे बी इन डिफरेंट इकोसिस्टम। जो पोजीशन है वो प्लांट्स की वो मे वेरी कर सकती है उसी इकोसिस्टम में भी, और किसी और इकोसिस्टम में उस एनिमल्स की पोजीशन है वो वेरी कर जाएंगी। तो ये थी इसकी लिमिटेशन नंबर 1। सेकंड लिमिटेशन है, सेकंड लिमिटेशन इज देयर इज नो कंसिडरेशन ऑफ सीजनल चेंजेस। यानी कि उस सीजन पे चेंज हो रहा है तो इकोसिस्टम में कुछ चेंज आ जाएगा, जो आज हमने पिरामिड बनाया कल को पिरामिड बनाया उन दोनों में डिफर हो जाएगा। तो ऐसा कोई भी रिप्रेजेंटेशन का मेथड इस पिरामिडल रिप्रेजेंटेशन में नहीं है। एंड थर्ड, रोल ऑफ डेट्रीवोर्स मींस डिकम्पोजर्स के रोल को कंसीडर नहीं किया गया है, क्योंकि डिकम्पोजर्स का रोल है, उनका बायोमास बहुत कम होता है जबकि उनकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है। लेकिन इस पूरे पिरामिड में किसी भी तरह डिकम्पोजर्स को रिप्रेजेंट इकोसिस्टम में नहीं किया गया है। दीज थ्री आर लिमिटेशंस ऑफ द पिरामिड, मींस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पिरामिड, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इकोसिस्टम्स। The next topic is ecological succession.
Ecological succession means gradual process by which ecosystem change and develop over time. तो क्यों जरूरत होती है इकोलॉजिकल सक्सेशन की? नेचर का गिफ्ट है कि हमारे यहाँ नेचर में एनवायरनमेंट में कॉन्टिन्यूसली चेंजेस होते रहते हैं, कॉन्टिन्यूसली। फॉर एग्जांपल कोई फॉरेस्ट है, आज काफी अच्छा फॉरेस्ट था, इतने में वहां पे फॉरेस्ट फायर हो गया, आग लग गई, सब उसमें काफी पेड़ जल गए, अब वो एक बैरन लैंड की तरह कन्वर्ट हो गया। बट इकोलॉजिकल चेंज की वजह से वहाँ लाइट आएगी, वहाँ कभी वाटर होगा, वहाँ कुछ हवा से सीडलिंग्स आएंगी और वहाँ पे एक न्यू प्लांट स्टार्ट होगा, कुछ न्यू ग्रासेस स्टार्ट होंगी, फिर वो ग्रोथ करेंगी और एक फुली फ्लेज्ड हमारा जो है फॉरेस्ट फिर से डेवलप हो जाएगा। इट टेक्स टाइम बट इट्स अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस जो चेंज होता रहता है। अगर हम देखें फेजेस, तो कुछ फेजेस हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन में। लाइक ये जो इमेज है इसमें हम करते हैं, ये एक बेयर रॉक है, इस पे अभी कुछ भी नहीं है, हिंदी इट इज कॉल्ड बंजर भूमि, अभी कुछ भी नहीं है। फिर वहाँ स्लोली स्लोली कुछ हम ये कह लीजिए कोई ऐसा लैंड है जहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन का काम खत्म हुआ है एंड वहाँ पे सारे वहाँ के वेजिटेशन खत्म कर दी गई है, अब वहाँ रिफिल कर दिया गया, कहीं से मिट्टी ला के भर दी गई है एंड अब छोड़ दिया गया है इकोलॉजिकल सक्सेशन के लिए। तो फर्स्ट वहाँ पे स्लोली स्लोली थोड़ी सी ग्रासेस निकलेंगी, दिस इज नोन एज मोसेस ग्रासेस, कि ये थोड़ी थोड़ी जो ग्रासेस जो है शो होना स्टार्ट हो जाएंगी। उस ग्रासेस के बाद कुछ वहाँ पे प्लांट्स आएंगे, कुछ बड़े प्लांट्स आएंगे, कुछ ट्रीज आएंगे, कुछ बहुत बड़े ट्रीज आएंगे। तो उस टाइम जो इकोलॉजी है वो भी चेंज होती रहती है। अगर ग्रासेस हैं तो उसकी इकोलॉजी चेंज होगी, उस पर बटरफ्लाइज आएंगी, ये सारे कोई बड़े एनिमल्स नहीं आएंगे। जब ट्रीज होंगे तो उस पर बड़े एनिमल्स भी आना, मंकीज ये सब भी स्टार्ट कर देंगे। जब बड़े ट्रीज हो जाएंगे तो उस पर खूब सारी बर्ड्स एंड ये सब भी आना अपना स्टार्ट कर देंगे। जब बड़े ट्रीज हो जाएंगे तो ग्रासेस को डोमिनेट करेंगे, छोटे प्लांट्स को डोमिनेट करेंगे, उनके जो लीव्स होंगे उनके आसपास कहीं ग्रासेस को ग्रो करने नहीं देंगे, जो उनकी डेड लीव्स होंगी। तो ये शो कर रहा है कि एक लाइफ साइकिल है, एक इकोलॉजिकल जब सक्सेशन हो रहा है तो उसका एक लाइफ साइकिल है। फॉर एग्जाम्पल बेयर रॉक से हमने स्टार्ट किया था, तो बेयर रॉक एक बार ग्रासेस आ गई तो बेयर रॉक दोबारा से एबव नहीं बनेगा। सेकंड में अगर मोसेस ग्रासेस आ गई हैं, वो ग्रासेस रहेंगे लेकिन तब तक जब तक प्लांट्स डोमिनेट ना कर लें। जब प्लांट्स ने डोमिनेट कर लिया तो ग्रासेस भी डाउन हो जाएंगी। जब प्लांट्स ने डोमिनेशन किया बट वहां थोड़े और लार्जर प्लांट्स आ गए तो वो जो है तो उनका डोमिनेंस धीरे धीरे कम होगा, बट वो ट्रीज का सर्वाइव करेंगे, ग्रासेस सर्वाइव नहीं कर पाएंगी। और बड़े ट्रीज आ गए तो वो बड़े ट्रीज के साथ सर्वाइव करेंगे लेकिन उनका डोमिनेशन जो है वो कम हो जाएगा। एंड जब पूरा मैच्योर्ड हो जाएगा हमारा इकोसिस्टम कि पूरे बड़े ट्रीज बन गए हैं, तो वहां जितने बड़े ट्रीज हैं उन्हीं का डोमिनेशन रहेगा, दूसरी स्पेसीज को वो डोमिनेट करके। दिस कंप्लीट प्रोसेस इज नोन एज इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन के कुछ characteristics हैं, like the species types and the community changes in an orderly process। कि जैसे होता है कि ग्रासेस होंगी तो वहाँ पे जो स्पेसीज हैं, बटरफ्लाइज, ग्रास शॉपर्स, ये सब होंगे, वहाँ कोई बड़े अभी एनिमल्स नहीं होंगे, कोई पैरट्स अपना मींस कोई बर्ड्स अपना घोंसला नहीं बनाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तो स्पेसीज अभी चेंज होंगे। फिर थोड़े बड़े प्लांट्स आएंगे तो उसके हिसाब से स्पेसीज फिर चेंज होंगी। जब एकदम एक्सट्रीमली फुली फ्लेज्ड बन चुका हुआ इकोसिस्टम तो वहाँ की स्पेसीज पुरानी स्पेसीज पे डोमिनेट कर जाएंगी। तो मींस change of these species is a continuous process. Physical structure of a community changes by the biological action of the biological factors grow there। Means जो भी biological factors हैं वहाँ के जो physical structures होंगे उस पे भी depend करेगा। At last, a stable ecosystem gets established in an area with both biotic as well as abiotic factors interacting there to establish equilibrium in that system। जब फुली फ्लेश्ड हमारा इकोसिस्टम हो जाएगा डेवलप तो फिर वो बायोटिक और अबायोटिक इक्वल इंटरेक्शंस जो है अपना स्टार्ट हो जाएगा। मींस तब चेंजेस जो है थोड़ा चेंजेस में स्टेबिलिटी आ जाएगी, इतना नहीं होंगे चेंजेस। Then the climax community gets established there, which in turn maintain an equilibrium with the environment। ये अपना खुद का एक क्लाइमेट बना लेंगे जिससे वो एनवायरनमेंट में सस्टेन करने के लिए मैच्योर्ड इनफ हो जाते हैं। There are 8 types of ecological succession. The first one is the primary succession. Primary succession means
It begins from the primitive substation where there was no living factor before. कि कोई वोल्केनिक इरप्शन हुआ, फॉर एग्जांपल कोई वोल्केनिक इरप्शन हुआ, वोल्केनिक इरप्शन मतलब कुछ वोल्केनो आया एंड वहां पे सब वेजिटेशन सब खत्म हो गया। तो मींस कोई अगर वोल्केनिक इरप्शन हुआ तो उसके बाद जो वहां पे लैंड होगा वो पूरा बैरन लैंड हो चुका होगा। क्यों? उस पे वोल्केनिक का जो प्रोडक्ट आया वो उसने कवर किया, सब वेजिटेशन खत्म हो गया। एक टाइम आएगा कि इसका टेम्परेचर डाउन होगा, ये एक नॉर्मल सॉइल के रूप में कन्वर्ट होगा, उस पे रेनफॉल होगा, उस पे सनलाइट आएगी, एयर कहीं से ब्लो करके कुछ सीड्स लाएगी और यहाँ पे रखेगी। फिर जो फर्स्ट प्लांट निकलेगा, ग्रासेस चालू होंगे, कुछ धीरे धीरे कुछ ग्रासेस निकलना चालू होंगे। जो फर्स्ट सक्सेशन हुआ, द वेरी फर्स्ट सक्सेशन फ्रॉम अ बैरल लैंड टू अ वेजिटेशन इज नोन एज प्राइमरी सक्सेशन। कि इससे पहले किसी भी तरह का कोई वेजिटेशन वहां पे कुछ भी जो है सक्सेशन, कोई लिविंग फैक्टर नहीं था। सेकेंडरी सक्सेशन की ये स्टेज हो चुकी है, कुछ प्राइमरी लिविंग बींग्स आ चुके हैं, लिविंग थिंग्स आ चुके हैं, उसके बाद अगर कुछ फॉर एग्जाम्पल ग्रासेस आए हैं, उसके बाद कुछ प्लांट्स आने चालू हो गए, तो मीन्स पहले तो वहां पे था, ये सेकेंडरी सक्सेशन हुआ कि थोड़ा और आगे बढ़ा। जो वेरी फर्स्ट है सबसे पहले, उसे कहते हैं प्राइमरी सक्सेशन, एंड जो फर्दर उसके बाद होते रहेंगे उसे बोलेंगे हम सेकेंडरी सक्सेशन। ठीक। द नेक्स्ट इज ऑटोजेनिक सक्सेशन। ऑटोजेनिक सक्सेशन मींस यहाँ पे जो सक्सेशन हो रहा है वो बायोटिक कंपोनेंट्स की वजह से हो रहा है, और एलोजेनिक सक्सेशन में होता है अबायोटिक्स कंपोनेंट्स की वजह से, और इंड्यूस्ड सेशन में होता है मैन मेड। बायोटिक सक्सेशन मींस ऑटोजेनिक मींस जो भी बायोटिक फैक्टर्स हैं, यानी प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, इन सब ने अगर कुछ सक्सेशन किया है, कुछ प्लांट्स हैं वो बहुत ग्रोथ की है, उन्होंने कुछ किया, सक्सेशन किया, तो जो उसमें बायोटिक का अगर रोल प्ले हो रहा है, कुछ कंज्यूमर्स ने किया सक्सेशन, वहां पे कुछ नई स्पेसीज आई, तो उसको कहते हैं ऑटोजेनिक सक्सेशन। एंड एलोजेनिक सक्सेशन कहते हैं जहां अबायोटिक फैक्टर्स ने, लाइक लाइट ने, एयर ने, वाटर ने, इन सब ने अगर वहां कुछ सक्सेशन किया है, कोई फ्लावरिंग सीजन है, वहां के फ्लावर्स के सीड्स को एयर ने पूरा स्प्रेड कर दिया, वहां कुछ सक्सेशन लेके आ गए, तो इस तरह के सक्सेशन को बोलते हैं एलोजेनिक सक्सेशन। किसी इकोसिस्टम में कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ एक ही सक्सेशन हो, वहां सेकेंडरी भी हो सकता है, ऑटोजेनिक भी हो सकता है, एलोजेनिक भी हो सकता है, मिक्स ऑफ इट ऑल भी हो सकता है। तो अगर बायोटिक फैक्टर्स कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर कोई काऊ है या फिर कोई डियर है जिसके पूंछ इसके थ्रू, टेल के थ्रू जो है सीड्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, देन इट इज ऑटोजेनिक। लेकिन अगर कोई एयर है जिसने सीड्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया है तो वो एलोजेनिक, और इन दोनों के मिक्सर भी हो सकते हैं। इंड्यूस्ड सक्सेशन इज मैन मेड सक्सेशन। Induced succession means man-made succession, like crops, agriculture fields जो है, जिसमें जो भी सक्सेशन है वो टोटल मैन के कंट्रोल में है। कि एक बैरन लैंड था, उसके ऊपर उसने कुछ प्लांट, वो बैरन लैंड नहीं, सॉइल है, उसके ऊपर उसने कुछ सीड्स डाले, वाटर डाले, अपनी उसने पूरी जो है हार्वेस्टिंग करी, एंड आफ्टर हार्वेस्टिंग के बाद फिर से उसने सॉइल को छोड़ दिया। तो ये टोटली इस पे कंट्रोल किसका है? मैन मेड है। तो दिस टाइप ऑफ सक्सेशन इज नोन एज इंड्यूस्ड सक्सेशन। ऑटोट्रोफिक सक्सेशन, हेटरोट्रोफिक एंड रेट्रोग्रेसिव। ऑटोट्रोफिक सक्सेशन मींस, ऑटोट्रोफिक सक्सेशन जिसमें इनऑर्गेनिक कंटेंट ज्यादा हो, इनऑर्गेनिक कंटेंट की वजह से। हेटरोट्रोफिक मींस ऑर्गेनिक कंटेंट्स की वजह से। ऑटोट्रोफिक मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, ऑटोट्रोफ्स क्या होते हैं? जो सेल्फ प्रोड्यूस होते हैं, खुद ही बनाते हैं। तो ऑटोट्रोफिक सक्सेशन मींस अगर वहां पे सॉइल में इनऑर्गेनिक फैक्टर्स हैं, किसी प्लांट्स को ग्रोथ करने के लिए जो भी चीजें चाहिए, एनपीके, ये सब वहां पे नेचुरली सॉइल में प्रेजेंट हैं, तो वहां पे जो ऑटोट्रोफिक सक्सेशन, जो सक्सेशन होगा उसे कहेंगे ऑटोट्रोफिक सेल्फ मेड, कि इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स के प्रेजेंस में उन्होंने सक्सेशन कर लिया। बट हेटरोट्रोफिक सक्सेशन मींस ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक मींस वहां कोई डेड एनिमल्स की बॉडी, कोई डेड प्लांट्स की बॉडीज,
कुछ डीके मटेरियल, कोई स्लज आया हो, कोई सीवर वेस्ट आया हो, तो इस तरह का जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं वो जब सक्सेशन करते हैं तो उसे कहते हैं हेट्रोट्रॉफिक सक्सेशन. It is on the based of inorganic and heterotrophic is based on the organic. रेट्रोग्रेसिव सक्सेशन, कोई जरूरी नहीं है कि सक्सेशन हमेशा एक पॉजिटिव वे में ही जाए. हो सकता है कि कुछ ईयर्स में एक बैरन लैंड रही वोल्केनो के बाद, उस पर कुछ ग्रासेस आई, उसके बाद इस ग्रासेस के साथ जो है कुछ प्लांट्स आए, बट सर्टेनली कुछ एनिमल ग्रेजर्स वहां पे आए और उन एनिमल्स ने उन सारे प्लांट्स एंड ग्रासेस को खत्म कर दिया. तो दिस टाइप ऑफ सक्सेशन इज नोन एज रेट्रोग्रेसिव सक्सेशन, मींस डिस्ट्रक्शन हो गया. अभी वो स्टार्ट भी नहीं हुआ था कि उस पूरी को कंज्यूम करके खत्म कर दिया. तो जो नेगेटिव होता है कि आगे फर्दर आगे जाने की जगह रिवर्स चला जाए, उस तरह के सक्सेशन को कहते हैं रेट्रोग्रेसिव सक्सेशन. 4 o'clock हो गए, तो आई थिंक इट इज सफिशिएंट फॉर टुडे. अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं तो आप लोग पोस्ट कर दो. सर प्लीज प्रोवाइड लिंक ऑफ व्हाट्सएप ग्रुप. कोई भी ऑफिशियली व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बनाया गया है. एक स्टूडेंट लिख रहे हैं देयर इज सम अदर क्लास इज ऑन सेम टाइम, हाउ इज इट पॉसिबल दे ज्वाइन बोथ क्लास ऑन सेम क्लास, कैन यू एक्सप्लेन. सी, तो आप अपने स्टूडेंट लॉगिन में करोगे, तो आप स्टूडेंट लॉगिन में जब आप डैशबोर्ड में लॉगिन करोगे तो आपको अपने 8 पेपर्स की लिस्ट मिल जाएगी. एट ए टाइम कोई भी क्लास नहीं हो रही है. AECC की क्लास है, किसी बच्चे ने एनवायरमेंट साइंस लिया है, किसी ने इंग्लिश ए लिया है, किसी की दोनों क्लास नहीं हो सकती हैं. तो आप अपना पहले स्टूडेंट लॉगिन में डैशबोर्ड में चेक कीजिए कि आपको सब्जेक्ट्स कौन कौन से मिले हैं. जो फर्स्ट 4 हैं, सेमेस्टर 1 जहाँ लिखा है, आपको सिर्फ वही क्लास करनी है. आपको जो रिमेनिंग 4 हैं जिसमें जो सेकंड सेमेस्टर की क्लासेस हैं वो अभी अटेंड नहीं करनी है. सेकंड सेमेस्टर में फिर से क्लासेस होंगी, आप तब अटेंड कीजिएगा. सर मैम व्हिच बुक विल यू प्रेफर. सर इस रिकॉर्डिंग किधर मिलेगी. रिकॉर्डिंग आपके डैशबोर्ड में अवेलेबल हो जाती है. 4-5 डेज लगते हैं, आफ्टर प्रोसेसिंग आपके डैशबोर्ड में अवेलेबल हो जाएगी. सर आपने लास्ट क्लास में क्या कराया था, प्लीज एक बार ओवरव्यू कर दीजिए. लास्ट क्लास में सिर्फ जो फर्स्ट यूनिट है उसका डिस्कशन हुआ था कि मल्टी डिसिप्लिनरी EVS क्यों है एंड UNDP के गोल्स क्या हैं. आप सिलेबस देखोगे तो सिर्फ वही बेसिक डिस्कशन था. मेरा भी कंप्यूटर चॉइस की है सर. सी, अगर आप कोर्स के अकॉर्डिंग पढ़ना चाह रहे हैं तो सिर्फ इस कोर्स के लिए तो जो स्टडी मटेरियल दिया हुआ है SLM जो है, जो वेबसाइट पे ऑलरेडी अवेलेबल है, दैट इज सफिशिएंट. अगर आप फर्दर कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना चाह रहे हैं तो उसकी बुक्स अलग हैं. इस कोर्स के लिए SLM सफिशिएंट है, आप लेक्चर्स अटेंड कर लीजिए. और अगर आपको परचेज कुछ बुक भी चाहिए तो गूगल कीजिएगा, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पर टेक्स्ट कीजिएगा, या फिर जो फेसबुक का लिंक दिया गया इस पर आप मैसेज करेंगे, आपको UGC की बुक का लिंक भेज देंगे. आप गूगल करेंगे UGC EVS बुक, तो उस पर भी आपको UGC की जो प्रिस्क्राइब्ड EVS की बुक है वो मिल जाएगी, लेकिन वो सिलेबस पुराना है. बस सिलेबस चेंज हुआ है, कंटेंट लगभग 90% सेम है, तो आप वो बुक भी पढ़ सकते हैं. उसकी PDF UGC की साइट पे अवेलेबल है. अगर आपको नहीं मिले तो फेसबुक का जो पेज है उस पर आप व्हाट्सएप में मैसेज कीजिएगा, आपको लिंक भेज देंगे. सर इज दिस अ क्लास फॉर BCom स्टूडेंट एज वेल. ये क्लास BCom और BCom ऑनर्स दोनों की मर्ज्ड क्लास है. EVS जो है मैं ही लूंगा, BCom और BCom ऑनर्स की, और इसी ब्लेंडेड मोड में ही चलेगी. From where can we find these notes? ये नोट्स आपको अवेलेबल नहीं कराए जाएंगे, आपको उसकी वीडियो जो है 4-5 डेज में मिल जाएंगी. तो व्हाट्सएप ग्रुप का क्या क्वेरी के लिए आप लोग करीब 50 से ज्यादा स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं बार बार व्हाट्सएप ग्रुप. कोई ऑफिशियली व्हाट्सएप ग्रुप हम नहीं बनाएंगे.
आप लोग अगर स्टूडेंट्स अपने में बनाना चाहें तो बना सकते हैं, अगर कोई एक दो स्टूडेंट उसका लिंक देंगे तो हम उसको शेयर कर देंगे, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। एग्जाम कब से है फर्स्ट सेमेस्टर के? प्रोबेबली मार्च अप्रैल में आपके एग्जाम स्टार्ट होंगे। Ruchi is saying, sir, I have a query related my AECC subject. Actually, I have EVS in both semester. रुचि, अगर आपके दोनों सेमेस्टर में EVS है, मींस से कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम रही है, आप अभी फर्स्ट सेमेस्टर में EVS कंटिन्यू कीजिए एंड आफ्टर पेंडेमिक एसओएल नॉर्थ कैंपस में आकर के अपना सेकंड सेमेस्टर का जो AECC सब्जेक्ट है उसको चेंज करवा लीजिएगा। Sir, where will you share the PDF regarding study material? Sir, EVS का कोई subgroup, WhatsApp group at the time I chose EVS in first sem, but in second sem there was not the option of EVS or English. So your screen is not showing. Sir, screen show नहीं हो रही है. Sir, level degree. Sir, कोई WhatsApp group है. I have a query. ओके, चलिए, थैंक यू। मैं अपना नंबर पोस्ट कर दे रहा हूँ, अगर किसी को फर्दर ईवीएस सब्जेक्ट की क्वेरी हो, आई रिपीट ओनली ईवीएस सब्जेक्ट की क्वेरी है, तो आप व्हाट्सएप कर दीजिए प्लीज। ओके, थैंक यू सो मच।